हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा बात कर रहे हैं दो और सोर्स ऑफ फाइनेंस की। बेटा एक है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, एक है बेटा लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बेटा पहले मेरा इंट्रो, बाद में देखेंगे बुक को। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन दोनों में क्या फर्क होता है बेटा? ऑल्दो मैं आपको बता देता हूं, हम कुछ वर्ड को ना इंटरचेंजेबल इस्तेमाल करते हैं। जहां बोलना होता है कमर्शियल बैंक वहां बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहां बोलना होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वहां बोलते हैं कमर्शियल बैंक। ऑल्दो बेटा एक स्लाइड सा डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है ना। आपके टीचर लोग कह देंगे एक ही बात है, चलो जी बढ़ो आगे, लेकिन बेटा है फर्क। बहुत आराम से सुनेंगे आप, फर्क क्या है बेटा। कमर्शियल बैंक मैक्सिमम 20 साल के लिए लोन दे सकता है। 21वां साल होने का कोई स्कोप ही नहीं है, कमर्शियल बैंक के पास पावर ही नहीं होती। और वो भी बता देता हूं 20 साल मैक्सिमम बेटा होम लोन और हाउसिंग लोन में जाते हैं, ठीक है ना। बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास वो ताकत है कि कमर्शियल बैंक से ज्यादा पीरियड के लिए फाइनेंस कर सकते हैं। और बता देता हूं बेटा ये मैक्सिमम 30 साल के लिए लोन दे सकते हैं, ये 20 साल और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 30 साल। सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या आते हैं? जिनको आप बैंक बैंक बोलते हो ना, वो सच मायने में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बेटा एक दो तो देखे ही हुए हैं हमने बाबू, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई और आईएफसीआई। ये अपने शहर में नहीं है बेटा, लेकिन इन दोनों की तो बात कर ही सकते हैं। बेटा आईडीबीआई फुल फॉर्म क्या है? याद रखनी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सर नाम देखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दैट मींस इसका मेन पर्पस क्या होगा जब आईडीबीआई को एस्टैब्लिश किया होगा कि ये इंडस्ट्रीज को लोन दे बेटा, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए लोन दे। क्योंकि इंडस्ट्री की बात चल रही है, सरकार बिजनेस प्रमोट करना चाहती है, इसलिए आपको 30 साल के लिए लोन दे सकता है। क्लियर बात? आईसीआईसीआई इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगेन इंडस्ट्रियल क्रेडिट, ठीक है ना। आईएफसीआई फुल फॉर्म क्या है बेटा? इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगेन इंडस्ट्रियल। बात क्लियर हुई बेटा? तीनों बातें इंडस्ट्री के लिए हैं। और बेटा जब बात इंडस्ट्री की आएगी समझ जाना बेटा, बात चल रही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। क्लियर बात? मैक्सिमम 20 साल के लिए लोन, मैक्सिमम 30 साल के लिए लोन। अब एक बात यहां पर बोल देनी और जरूरी है बाबू, पेपर हमसे एग्जाम्पल पूछता है मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस और लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के एग्जाम्पल दे दो। सर देखो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में लिखने के लिए बहुत कुछ है। अभी जो शुरू के 4 आपने पढ़े चारों लॉन्ग टर्म है, जिसके लिए मैं टेबल बनाता हूं। डिवेंचर, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग, चारों लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। पूछे आपसे शॉर्ट टर्म, सर वहां कौन सी दिक्कत है? कॉमर्शियल पेपर, पब्लिक डिपॉजिट अभी फिनिश किया है बेटा हमने। बाबू हमेशा ध्यान रखना, मैं कहता हूं सब भूल जाओ, इन दोनों को कभी ना भूलना। बैंक हो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, हर टाइम के लिए लोन देता है। चाहे शॉर्ट टर्म के लिए ले लो, चाहे मीडियम टर्म के लिए ले लो, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर तीनों में एग्जांपल एक ही है, शॉर्ट टर्म का भी एग्जांपल ही है, मीडियम टर्म का भी एग्जांपल ही है, लॉन्ग टर्म का भी एग्जांपल ही है। दिक्कत क्या है? क्लियर बात? समझ आई बात अब तक जितनी मैंने बोली? बाबू तीनों में एग्जांपल फिट हो जाएगा। ओके, और डिफरेंस की बात करते हैं। और क्या डिफरेंस है बेटा? कमर्शियल बैंक सिर्फ और सिर्फ लोन करते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन के अलावा कुछ और सर्विसेज भी देते हैं क्या? बिल्कुल बेटा। जब आप अपनी इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए बेटा लोन लेने जाते हैं, ये लोन तो देते हैं बेटा, ये कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। किस चीज की कंसल्टेंसी बेटा? ये बता देते हैं अच्छा आपने इंडस्ट्री इस चीज की लगानी है, इसका रॉ मटेरियल आपको इस देश से अच्छा मिल सकता है या इंडिया से अच्छा मिल सकता है, इसकी मशीनरी कहां से अच्छी मिल सकती है, इसकी लेबर कहां अवेलेबल है। ऐसी हर कंसल्टेंसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देता है। खाली लोन नहीं देते बेटा, ये कंसल्टेंसी भी मिलती है यहां से। ये काम कमर्शियल बैंक नहीं किया करते, कमर्शियल बैंक सिर्फ लोन किया करते हैं। ठीक है जी बेटा। एक बात जो ऑफिशियली नहीं लिखी गई, लेकिन ये बात बता देनी बहुत जरूरी है बेटा, इनके लोन देने की ना अमाउंट में भी लिमिटेड है। 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ लिमिट। सर यहां 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, लाख करोड़ विदाउट एनी लिमिट।
डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी कितना भी लोन कर सकते हैं। क्लियर बात? एक और बात बाबू डिफरेंस के तौर पर, बेटा जब ये लोन करते हैं, क्योंकि ये ह्यूज अमाउंट में लोन करते हैं, इतना लोन ये नहीं कर पाते, तो बेटा ये आपके ऊपर दो तरीके की रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं और ये बहुत खतरनाक है और जाननी बड़ी जरूरी है बेटा। कौन सी दो तरीके की रेस्ट्रिक्शन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब लोन कर रहा है बेटा, मान लो मैं किसी भी फर्म का नाम लूं, XYZ लिमिटेड कोई कंपनी है और लोन ले रही है बेटा 50,000 करोड़। बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहता है मैं दूंगा 50,000 करोड़, मना नहीं कर रहा हूं, ले जाओ 50,000 करोड़, लेकिन दो शर्तें मेरी माननी पड़ेगी। पहली शर्त, मेरा एक डायरेक्टर नॉमिनी बनकर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बैठेगा हर मीटिंग में, यानी कि जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी तो वो नॉमिनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साथ में बैठेगा। क्या इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? कि कंपनी कोई गलत फैसला ना ले ले, 50 करोड़ फंस ना जाए, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी बात करेंगे बेटा, जो भी डिसीजन लेंगे वो उस डायरेक्टर की सहमति से लेंगे बेटा, ताकि ऐसा कोई स्टेप ना हो जाए बेटा जो 50,000 करोड़ खतरे में पड़ जाए। समझ में आई बेटा बात जो मैंने बोली? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं कंपनी में, सबको याद होगा बेटा, ये अपना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भेजेगा, अपना एक पर्सन भेजेगा बेटा जो नॉमिनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनके आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ ही डिसीजन लेगा। क्लियर बात? खतरनाक रेस्ट्रिक्शन है बेटा, पैसा आ रहा है लेकिन साथ ही साथ बेटा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। एक और बड़ा ही खतरनाक बेटा डिसएडवांटेज भी कह सकते हो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने का, बेटा ये आपकी डिविडेंड पेमेंट पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। आपने 50,000 करोड़ मांगे, उसने कहा मैं 50,000 करोड़ दूंगा, लेकिन हमारे से बिना पूछे आप इक्विटी को डिविडेंड नहीं बांट सकते। डिवेंचर का इंटरेस्ट दो, गवर्नमेंट के टैक्सेस दो, प्रेफरेंस का डिविडेंड दो, लेकिन जब इक्विटी का डिविडेंड देने लगोगे हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी बेटा। वैसे बता देता हूं इस टर्म को मैं टेक्निकली क्या बोलता हूं, 12th क्लास में दोबारा बताऊंगा, यहां लिखा नहीं हुआ टेक्निकल टर्म, इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्स्ट्रेंट लगाना, साइन होता है बेटा बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट कि आप इक्विटी का डिविडेंड इनसे पूछे बिना नहीं बांट सकते। क्यों बेटा? आपने 50,000 करोड़ का कर्जा लिया और कंपनी कमा रही है और आप उड़ा रहे हो, इक्विटी को डिविडेंड दे रहे हो, उनका 50,000 करोड़ कैसे दोगे अगर उड़ाते ही रहोगे? तो वो चाहते हैं बेटा पहले हमारी पेमेंट पूरी करो आप, बाद में देखना है इक्विटी को। समझ आई बात? ऑल क्लियर? जितने मैंने डिफरेंस बोले सब क्लियर है? ठीक है जी। एक और बात अभी इंट्रो के तौर पे, फिर बेटा प्रॉब्लम। बाबू हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों सोर्स ऑफ फाइनेंस ऐसे सोर्स ऑफ फाइनेंस है बेटा जो रिसेशन में भी परफॉर्म कर सकते हैं। मैं बोलता हूं बेटा देखो, डिवेंचर, इक्विटी, प्रेफरेंस, ये रिसेशन में ना फीके पड़ जाते हैं थोड़े से। मैं बोलता हूं बेटा कोविड आ गया, सब कुछ बंद पड़ा है, सब कुछ बंद, बैंक तो खुले, शेयर मार्केट खुली जरूर है, लेकिन बेटा बहुत मंदी से गुजर रही है। आप अगर एक कंपनी के तौर पे सोचेंगे कि आपको 20,000 करोड़ चाहिए कि आप शेयर इशू कर लो, सर आप शेयर इशू करके देख लो, नो डाउट बिकेगा नहीं। क्यों? मंदा है भाई, और हर कोई किसी के दिमाग में सोच क्या है, घर पे पैसे बचाने हैं, घर पे पैसे बचाने हैं, किसी के साथ बीमारी ना हो जाए। बेटा रिसेशन के टाइम पर ना, जब अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस परफॉर्म नहीं कर पाते, आप करके देख लो इक्विटी शेयर इशू, सर सारे नहीं बिक पाएंगे, चाहे आप कितनी अच्छी कंपनी हो। रिसेशन के टाइम पर हर किसी को पता है क्या लग रहा होता है कि आज कंपनी 100 का शेयर बेच रही है, कल 95 का आ जाएगा, शेयर मार्केट तो टूट ही रही है, कल 90 का आ जाएगा, छोड़ क्या करेंगे खरीद के। लोगों की सोच बदल जाती है। तो बेटा लेकिन मैं कहता हूं सब रास्ते दरवाजे बंद हो जाएं, बैंक के पास पैसा कभी खत्म नहीं होता। जब अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस परफॉर्म नहीं कर पाते, ये दोनों तब भी परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? मैं आपको बता देता हूं 90% बात हो चुकी, सिर्फ 10% मुझे पढ़ानी है और पढ़ के छुट्टी, कुछ भी नहीं, इतना ही है। ठीक है जी, रीड कराऊं आपको? लो प्यारे बच्चों, करेंगे रीड बुक से। मैं पेज नंबर बता देता हूं एक बार आपको, पहले कॉमर्शियल पेपर ही पढ़ेंगे बाबू। पेज नंबर मेरी बुक में 200 है बेटा, टॉपिक नंबर 8.4.9, या तो 2 आगे या 2 पेज पीछे, ऐसे ही होगा बेटा आप सबकी बुक में, ठीक है ना। पेज नंबर टॉपिक नंबर 8.4.9, पेज नंबर 200। टॉपिक है बेटा कमर्शियल बैंक। ठीक है जी, पढ़ूं बाबू? कहता है बेटा कमर्शियल बैंक ऑक्यूपाई अ वाइटल पोजीशन एज दे प्रोवाइड फंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस एज वेल एज फॉर द डिफरेंट टाइम पीरियड। बेटा
कहता है कॉमर्शियल बैंक की इंपॉर्टेंस सोच कर देख लो बेटा, हर पर्पस के लिए लोन है इसके पास और हर टाइम पीरियड के लिए। बेटा मेरी तरफ देखना, सर होम लोन पर्पस अलग है, बिजनेस के लिए लोन पर्पस अलग है, सीसी लिमिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोजेक्ट लोन, ऑटो लोन, व्हीकल लोन, सर हर चीज के लिए लोन है, हर पर्पस के लिए लोन है, हर टाइम पीरियड के लिए। 1 साल में चुकता दो पैसा तो शॉर्ट टर्म, 1 से 5 साल में चुकता दो तो मीडियम टर्म, और 5 के बाद चुकता दो तो लॉन्ग टर्म। हर पर्पस के लिए लोन देता है, हर टाइम पीरियड के लिए लोन देता है। क्लियर बात? सेकेंड लाइन, बैंक एक्सटेंड लोन to firms of all size and in many ways like CC, overdraft, term loan। टर्म लोन का वैसे दूसरा नाम होता है लैप, प्यार से बोलते हैं LAP। लैप मींस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी गिरवी रखो ले जाओ लो। बेटा लैप परचेज और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, सर जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ लिया उसको बात बिल्कुल क्लियर होगी कि बैंक बिल डिस्काउंट कराता है, जर्नल एंट्री भी पढ़ ली होंगी आपने। जिसने नहीं पढ़ा टेंशन मत लेना, अभी मत लिखना ये, अगर कभी पेपर देना पड़ जाए। बाकी तो पता है ना, सीसी पढ़ाकर आया हूँ, बैंक कोडी पढ़ाकर आया हूँ, टर्म लोन का दूसरा नाम बता दिया आपको, एंड इशू ऑफ LC। सर 4 चैप्टर में LC की भी बात कर चुका हूँ आपके साथ, लेटर ऑफ क्रेडिट की। नहीं भी पढ़ा हुआ टेंशन मत लो, और 4 लोन लिख देना। एग्जाम्पल तो दे दिए मैंने बहुत सारे, बढ़ते चलो आगे। कहता था रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर्स सच एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फर्म एंड द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। कहता है बैंक कितना ब्याज चार्ज करे ये डिपेंड करता है 2 बातों पे, कि बेटा जिस फर्म को लोन कर रहा है बेटा उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे है। मान लो बेटा जिस फर्म को आप लोन कर रहे हो वो बेटा पहले से ही डिफॉल्टर है बैंक की, उसने बैंक की पिछली बार 2 से 3 किस्तें रोकी थी, बहुत लेट पेमेंट करी, तो आप बेटा कह सकते हो कि हम आपसे ज्यादा ब्याज चार्ज करेंगे, ठीक है ना। या आप फ्रेशर हो बेटा, आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तब भी आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो। लेकिन बेटा आपके सामने कोई फर्म ऐसी आती है जिसने पहले 20,000 करोड़ का लोन दिया था और किस टाइम पे दी, तो बेटा उसकी एक रेप्यूटेशन क्रिएट हो चुकी है मार्केट में, तो ऐसे केसेस में बेटा आप सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हो। क्लियर बात? तो कहता है इंटरेस्ट रेट 2 बातों पे डिपेंड करता है, कि जिस फर्म को आप लोन कर रहे हो बेटा उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, और दूसरी बात इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में क्या चल रहा है। ठीक है जी, बढ़े आगे। कहता है द लोन इज रीपेड इन लम्प सम और इन इंस्टॉलमेंट, जनरली इन इंस्टॉलमेंट। कहता है लोन को आप वापस कर सकते हो लम्प सम। लम्प सम क्या होता है बेटा? एक किस्त में। जैसे कि बेटा आज आपने 5 लाख का लोन लिया फॉर 10 ईयर्स, आपने कहा 10 साल तक कुछ नहीं दे रहा, 10 साल के बाद 5 लाख और ब्याज इकट्ठे ले लेना। जनरल केस में बैंक ऐसा नहीं करता, और क्या कहता है बेटा चाहे आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। इंस्टॉलमेंट समझाने के लिए बेटा आपको एक बात बता देता हूं, आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा मान लो आपने बैंक से लोन लिया बेटा 10 लाख रुपए फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, और बैंक ने कहा आपकी किस्त है 10,000 रुपए पर मंथ फॉर 10 ईयर्स, ठीक है ना। आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, 10 साल के लिए मांगा, बैंक ने कहा ठीक है 10,000 रुपए किस्त है, 10 साल तक दे देना। एक बार हिसाब लगाते हैं पैसे बैठते कितने हैं। 10,000 1 साल के कितने बैठे? 1,20, तो 10 साल के कितने बैठे? 12 लाख। ये जब आपने लिए 10 लाख तो 12 लाख क्यों दे रहे हो? ब्याज नहीं दोगे क्या? सर ब्याज नहीं दोगे? ये 2 लाख रुपए क्या है? ब्याज के ही तो पैसे हैं बेटा। तो बाबू आप जो बैंक को इंस्टॉलमेंट देते हो ना, ये बहुत इजी पड़ता है। 10,000 में आपको पता भी नहीं लगता आपका बेटा प्रिंसिपल अमाउंट भी उतर रहा है एज वेल एज इंटरेस्ट भी उतर रहा है। जबकि देखो आप जब डिबेंचर से पैसा लेते थे बेटा सिर्फ ब्याज देते थे, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद आपको रीपेमेंट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आप टेंशन लेते हो, जिसकी वजह से आप प्रोविजनिंग क्रिएट करते थे। यहां प्रोविजनिंग का तो कोई रोल ही नहीं है आपके ऊपर। 10,000 रुपए महीना देते रहो बेटा, इसी में प्रिंसिपल अमाउंट है, इसी में ब्याज भी उतर रहा है। कब 10-10 हजार करते करते बेटा सारा पैसा उतर जाएगा, ब्याज भी चली जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो बेटा बैंक लोन इजी पड़ता है एज कंपेयर टू डिवेंचर। क्लियर? बढ़े आगे बाबू। अब रही मेरिट की बात और रही लिमिटेशन की बात। पहली प्रेफरेंस हमेशा आपकी है बेटा, पहले मेरिट्स पढ़ रहे हो आप। लो प्यारे बच्चों बात करते हैं मेरिट्स की। बेटा पहली मेरिट, बैंक प्रोवाइड टाइमली असिस्टेंस टू बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग फंड एज एंड व्हेन नीडेड बाय इट। बेटा कहता है बैंक टाइमली असिस्टेंस देता है जब आपको पैसे की जरूरत हो। बेटा टाइमली असिस्टेंस मीन समझते हो? हेल्प। जब आपको पैसे की जरूरत हो तब पैसे मिल जाएंगे, इवन इन द पीरियड ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन। सबसे काम की बात इन्होंने छोड़ दी, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। सर बात यही है, यही बात फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है कि वहां सही तरीके से लिखता है।
बैंक आपको कभी भी पैसे दे सकता है जब आपको जरूरत हो। सबसे काम की बात यह बेटा, रिसेशन में भी पैसे ले जाना, जब कोई और सोर्स ऑफ फाइनेंस परफॉर्म नहीं करेगा शेयर मार्केट का, लेकिन ये परफॉर्म करेगा। समझ आई बात? तो आप ब्रैकेट में लिख लेना, जब जाओगे तब लिख लेना रिसेशन एंड डिप्रेशन, ताकि आपको याद रहे मैं क्या बात कर रहा हूं। ठीक है जी। सेकेंड वन, secrecy of business can be maintained as the information supplied to the bank by the borrower is kept confidential। बेटा ये इस सेंस में तो आपको बैंक को हैट्स ऑफ करना चाहिए। बेटा बैंक अपने किसी भी क्लाइंट की इन्फो कभी लीक नहीं करता, पूरी कॉन्फिडेंशियल रहती है। मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, लोन के एंगल से बाद में एग्जांपल, पहले एक सेविंग अकाउंट के एंगल से एग्जांपल दे देता हूं। मैं बोल रहा हूं आपको, मान लो किसी बैंक ब्रांच में किसी बैंक की आपके फादर का अकाउंट है। आज आप बैंक चले जाओ और पूछ के आना, ये मेरे फादर का अकाउंट है, अकाउंट नंबर ये है, मुझे बैलेंस बता दो इसका, बताएंगे। चाहे आपकी ब्लड रिलेशन है, बैंक अपने हर क्लाइंट की इन्फो कॉन्फिडेंशियल रखता है। समझ आई आपको ये बात? ठीक है ना। सेम बात बेटा लोन के लिए, आप पूछ लोगे ना बेटा क्या एसेट गिरवी रखी है मेरे फादर ने, या क्या आज ड्यू अमाउंट चल रहा है, कुछ नहीं बताएगा बैंक का। क्लियर बात? बढ़ाएं बात को आगे। थर्ड वन कहता है फॉर्मेलिटीज सच एज इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस अंडरराइटिंग आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग लोन फ्रॉम अ बैंक, दस देयरफॉर इज एन ईजियर सोर्स ऑफ फाइनेंस। बेटा अगर आपको समझ आया ये बात किससे कंपेयर कर रहा है? इक्विटी। सर मैं ये बोल रहा हूं कंपेयर किससे कर रहा है? इक्विटी से ही तो कंपेयर कर रहा है। कहता है आपको वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी पड़ती जैसे कि प्रोस्पेक्टस इशू करना। सर इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर से पैसा चाहिए करते थे ना बेटा, प्रोस्पेक्टस इशू, अंडर राइटिंग की फॉर्मेलिटी, या तो शेयर बिकवाते थे अंडर राइटर से या ब्रोकर से। कहता है ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी पड़ती। सर यानी कि कंपैरिजन किससे चल रहा है? वो शेयर मार्केट के सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस से कंपेयर कर रहा है और बता रहा है बैंक क्यों अच्छा है। क्लियर बात? एंड लास्ट वन कहता है लोन फ्रॉम अ बैंक इज अ फ्लेक्स। ये झूठ है, गलत है, पेपर में ना लिख के आना, ठीक है ना, फिर मैं अभी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा लेक्चर दे दूंगा आपको। कहता है लोन फ्रॉम अ बैंक इज अ फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस एज अ लोन अमाउंट कैन बी इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड एंड कैन बी रीपेड इन एडवांस एज द व्हेन फंड्स आर नॉट नीडेड। बेटा दो बातें बोली, दोनों गलत। कहता है लोन बैंक से लेना फ्लेक्सिबल है। अच्छा क्यों फ्लेक्सिबल है ये भी बताता है, जस्टिफाई देखो कैसे करता है। कहता है लोन के अमाउंट जब मर्जी बढ़वा दो, हाँ पापा का बैंक है ना आपके, और कहता है जब मर्जी पैसे वापस कर दो। चलो दो बातें बता देता हूं आपको और दोनों बातें सुन के मजा आ जाएगा, शायद सुनी नहीं होंगी कभी भी। बेटा देखो ये कहता है ना पैसे जब मर्जी बढ़वा लो, सर कोलेट्रल होगी तो बढ़ सकती है वरना स्कोप ही नहीं है। मेरी तरफ देखना बेटा, मैं बोलता हूं आपने 15 लाख की एसेट गिरवी रखी, ठीक है जी, और बेटा 15 लाख का बैंक जो लोन कर सकता है 75%, याद है ना 25% मार्जिन मनी होती है, बैंक पूरा तो लोन करता ही नहीं। आपने 15 लाख की एसेट गिरवी रखी ना, तो 15 लाख का लोन कर देगा क्या बैंक? नहीं, बैंक 75% करता है लोन बेटा, यानी कि आपको मैक्सिमम लोन हो सकता है 11,25,000 रुपए का, ठीक है। और मैं बोलता हूं जब आपने 15 लाख की एसेट गिरवी रखी तो आपने बैंक को बोला मुझे 10 ही चाहिए, बस मुझे 10 ही दे दो, ठीक है जी, आप 10 ले आए। सर ये कहता है लोन अमाउंट कभी भी बढ़वा लो। सर पापा का बैंक थोड़ी है, कोलेट्रल जितनी है उसी हिसाब से तो लोन बढ़ सकता है। आप अगले दिन बैंक चले जाओगे या 2 महीने बाद बैंक चले जाओगे कि लाओ 5 लाख का और लोन दे दो, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ा सकते हो? सर जितनी कोलेट्रल है उसी अकॉर्डिंग तो बात करोगे आप। तो ये कहना कि लोन अमाउंट बढ़ सकता है कितना भी, सर ये बिल्कुल बेवकूफियत है, कितना भी नहीं बढ़ सकता, एक लिमिट है उसकी। और मैं कहता हूं अगर पहले लिया ही 11,25,000 तो बढ़ ही नहीं सकता, बात ही खत्म हो गई, एडवांटेज कहां से आई है। और दूसरी बात कहता है लोन के पैसे कभी भी वापस कर सकते हो अगर आपको जरूरत ना हो। सर कर तो सकते हो, लिख तो आपने एडवांटेज में दिया, इतनी बड़ी डिसएडवांटेज छुपी है इसके साथ, आपको बता ही नहीं सकता मैं आपको। लो सुनना और सुन के मजा आ जाएगा आपको। बेटा शायद क्लियर होगी ये बात अगर कभी किसी के घर में ऐसा कोई किस्सा हुआ। बेटा आपने, मैं बोलता हूं यही एग्जाम्पल चलाते हैं, 10 लाख रुपए का लोन लिया फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, और आपने 5 साल प्रॉपर किस्तें दे दी। 5 साल किस्तें देने का मतलब है आपने 6 लाख रुपए उतार दिए, ठीक है जी, और अभी आपके 6 लाख रुपए बकाया है, ठीक है ना, विद इंटरेस्ट ही चल रहा है सब कुछ। सर 10,000 रुपए महीना, यानी कि साल के कितने? 1,20। 5 साल आपने सब कुछ सही चलाया, 5 साल में कितने पैसे उतार दिए? 6 लाख। अभी 6 लाख रह गए ना, और 5 साल का है ना लोन। आप आज गए बैंक, आपने कहा बैंक
मुझे ये बता दो 6 लाख में ब्याज कितनी है और मेरा प्रिंसिपल कितना बकाया आज की तारीख का। बैंक ने कहा देखो 6 बकाया ना आपका, हाँ, तो आपका मान लो कहता है बैंक कि प्रिंसिपल बकाया है 5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए ब्याज के बकाया। आपने कहा बैंक अगर मैं आज ही उतार दूं सारे पैसे तो मुझसे ब्याज नहीं लोगे ना, मैं तो आज ही उतार रहा हूं, 5 लाख अभी पकड़ो, लो मेरा हिसाब नलिफाई करो। बैंक कहा नहीं, आज नहीं उतार सकते आप, और अगर आज आपको उतारना है तो प्री पेमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे। सर ये बात मैंने कभी नहीं बोली, अगर सुनना और बहुत बड़े काम की बात है। ये क्या होता है प्री पेमेंट चार्जेस? बैंक कहता है पहले क्यों दे रहे सर? आपको सुन के अच्छा लग रहा होगा ये बात कि बैंक को तो पैसा जल्दी मिल रहा है। सर बैंक को चाहिए ही नहीं ना जल्दी, बैंक की कमाई क्या है? लोन। जब उसने आपको लोन दिया तो वो तो मान के चला ना 10 साल पैसे नहीं आएंगे, और आप 5 साल बाद उठ के आगे कि ये लो आज ही ले लो पैसे। बैंक लेना चाहता है? बैंक की तो कमाई हो रही थी, बैंक तो लेना ही नहीं चाहता, और आप जल्दी देने आ गए तो बैंक आपसे गारंटेड लिख लो बेटा आप जिंदगी में फेस करोगे इस सिचुएशन को, कभी ना कभी कर दोगे। जो लोग सोचते हैं ना बेटा जल्दी पैसा उतारने से कुछ फायदा होता है, ज्यादा नुकसान करते हो। बैंक कहेगा लाओ 5 लाख तो मेरा मूल लाओ, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, और ले आओ 50,000 रुपए प्री पेमेंट चार्जेस। सर इससे बढ़िया 5 साल पैसे को यूज ही कर लो, 5 साल में लाख रुपए दोगे और आज ही 50,000 दे के आ जाओगे फालतू के। क्या बचा? 50,000 रुपए। लेकिन ये समझ लो 5 साल बाद पेमेंट करते, इससे ज्यादा बिजनेस में कमा लोगे आप पैसे। हाँ बिल्कुल क्लियर है बात? सर ये बोलना बहुत आसान है, अच्छा लगता है, टीचर को भी यही समझाना अच्छा लगता है, जितनी जिसकी नॉलेज है वो उतना ही समझा सकता है। हम आए दिन लोन कराते हैं, हमें पता है ना ये बातें, बस लिखने में अच्छी लगती है। सिर्फ एक हाउसिंग लोन होता है जिसके पैसे अगर आप पहले उतार दो तो बैंक कोई ब्याज नहीं लेता, यानी कि अगर ये हाउसिंग लोन होता है बैंक कहता लाओ 5 लाख 1 लाख की ब्याज छोड़। उसके अलावा कोई भी लोन हो प्री पेमेंट चार्जेस हर लोन में होते हैं, सिर्फ हाउसिंग लोन को छोड़कर। क्लियर बात? बढ़ जाएं बेटा आगे। हाउसिंग लोन को क्यों छोड़ती है सरकार? सरकार प्रमोट करती है सर घर को। सरकार का एम है 2022 तक हर इंडियन के पास एक घर हो, इसी वजह से होम लोन प्रमोट किए जाते हैं, बाकी कोई लोन नहीं। ठीक है, लिमिटेशन पहले आप पढ़ रहे हैं बेटा, स्टार्ट हो जाओ। लिमिटेशन का फर्स्ट पॉइंट बेटा फोर्थ मेरिट का कॉन्ट्राडिक्शन है। तभी कह रहा था मैं फोर्थ मेरिट बिल्कुल गलत है, पढ़ना भी मत। आपने लिमिटेशन का फर्स्ट पॉइंट जरूर लिख कर आना है, बिल्कुल करेक्ट। कहता है फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर अ शॉर्टर पीरियड एंड इट्स एक्सटेंशन और रिन्यूअल इज अनसर्टेन और डिफिकल्ट। सर लोन अमाउंट ना तो बढ़ सकती ना ही टाइम पीरियड ऐड करा सकते। बाबू कहता है कॉमर्शियल फंड्स जो अवेलेबल होते हैं वो शॉर्टर पीरियड के लिए होते हैं। अब ये मत समझ लेना यहाँ शॉर्टर पीरियड से मतलब 1 साल है, ये यहां पर कंपेयर कर रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कंपैरिजन में आपको शॉर्टर पीरियड के लिए लोन करता है बैंक, और उसका एक्सटेंशन या रिन्यूअल पॉसिबल नहीं है। सर अगर आप कहो आपको 20 साल के लिए ऑलरेडी लोन हुआ है और 20 साल के बाद आपको मैं देने में इनएबिलिटी फील कर रहा हूं, मुझे 2 साल का और टाइम दे दिया जाए, सर एक्सटेंशन कर पाएगा वहां बैंक? स्कोप ही नहीं है ना, उसकी पावर ही नहीं है वो चीज की, तो बेटा एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं होते। और मैं कहता हूं बेटा अगर आपने 5 साल के लिए भी लोन दिया है और आप बाद में चाहते हो एक्सटेंशन, सर इतना आसान नहीं होता जितना लिखना आसान होता है एक्सटेंशन। बैंक नहीं करते नॉर्मल केस में एक्सटेंशन, ना तो अमाउंट बढ़ाई जा सकती ना टाइम पीरियड बढ़वाया जा सकता बेटा। ठीक है ना, क्लियर बात? आगे बढ़ रहे हैं लिमिटेशन के सेकंड पॉइंट। बैंक मेक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनीज अफेयर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड मे आल्सो सीक सिक्योरिटी ऑफ द एसेट एंड पर्सनल श्योरिटीज। दिस मेक द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग फंड्स स्लाइटली डिफिकल्ट। सर बहुत काम की बात बेटा। कहता है बैंक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करता है, सर बिल्कुल करता है, और कहता है आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी जानता है, बिल्कुल जानता है। बता देता हूं आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। सर बहुत बार सुना है मेरे से लोन के बारे में, ठीक है ना, तो आपसे क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं आपके फाइनेंशियल्स जानने के लिए। सिर्फ फाइनेंशियल्स की बात कर रहा हूं। सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी, कि आप कमा कह रहे हो, पहले तो मैं यही देख लूं। पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लेके आना कि बैंक से कितनी ट्रांजैक्शन करते हो, तो उससे एक इनकम का अंदाजा हो जाता है। बैंक स्टेटमेंट की कॉपी मांगता है 6 महीने की, इनकम टैक्स रिटर्न मांगता है, आपके इनकम टैक्स रिटर्न की कॉम्प्यूटेशन मांगता है बेटा, पिछले 3 साल की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगता है। ये सब चीजें फाइनेंशियल्स जानने के लिए। इसके अलावा सर
सिक्योरिटी ऑफ द एसेट। बताया हुआ है ना बेटा, बैंक कभी ऐसे लोन नहीं करता बेटा, बैंक सिक्योर्ड लोन करता है। प्रॉपर्टी के पेपर लाओ, गिरवी रखो, तब बात करना। इसके अलावा दो पर्सनल श्योरिटीज, वर्ड आया पर्सनल श्योरिटीज, पढ़ लो एक बार, आया ना बेटा। मे ऑल्सो आस्क फॉर सिक्योरिटी ऑफ एसेट एज वेल एज पर्सनल श्योरिटीज। ये क्या होता है बेटा? प्यारी भाषा में बोले तो गारंटर। मतलब आपने कह दिया ये मेरी एसेट में गिरवी करने को तैयार हो, करा ले स्टैम्प पेपर पे साइन, चलो वो भी हो गया बेटा। आपने सारे फाइनेंशियल भी सबमिट कर दिए, बैंक कहता है 2 गारंटर चाहिए मुझे सर, और मैं बोलता हूं गारंटी लेना आज के जमाने में सीरियस क्राइम, सीरियस क्राइम। क्योंकि क्या होता है बेटा, बता देता हूं, आपने गारंटी लिया है और आपको याद भी नहीं होता। पुराने जमाने के लोग हैं, मैं बहुत अच्छा जानता हूं, 10 साल पहले किसी की गारंटी लेके आए थे, कभी याद ही नहीं, मैंने कभी साइन भी करे थे बैंक जाके, 15 साल पहले गारंटी ली हुई है। और होता क्या था बेटा, बैंक ने पहला नोटिस भेजा पर्सन को कि तू किस्त जमा नहीं कर रहा, अच्छा जी, उसने कुछ नहीं एक्शन लिया। दूसरा नोटिस भेजा पर्सन को कि तेरी किस्त नहीं आ रही टाइम पर, हम तेरी एसेट बिकवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुड़की करा देंगे, उसने फिर पे नहीं ली। तीसरा, कुड़की का मतलब होता है नीलामी करा देंगे आपकी प्रॉपर्टी की, हाँ जी ठीक है जी। तीसरा नोटिस श्योरिटी के घर आता है कि आपने जिसकी गारंटी ली थी वो किस्तें जमा नहीं कर रहा, अब आप आ जाओ किस्तें जमा कराने। सर जितनी लायबिलिटी उस इंसान की होती है जिसने लोन लिया है, उतनी ही लायबिलिटी गारंटर की होती है। यानी कि गारंटी लेना इज अ सीरियस क्राइम, इससे सीरियस कोई क्राइम नहीं होता मेरी नजर में। क्लियर है बात? तो समझ सकते हो सर कितना खतरनाक प्रोसीजर है बैंक का भी लोन देने का। बढ़े आगे बेटा, लास्ट लिमिटेशन, in some cases difficult terms and conditions are imposed by the bank for the grant of loan. For example, restriction may be imposed on the sale of mortgage goods, thus making the normal business working difficult. सर मैं पूरी, ये तो खैर एक लाइन बोल के बस हो जाते हैं, मेरी जान छूटती नहीं 2-2 घंटे तक। सुनना बात को, मैं बहुत इससे भी ज़्यादा डिटेल्ड वे में बात समझाने की कोशिश करता हूँ। कहता है बेटा कई बार ना बैंक आपके ऊपर ऐसी कंडीशन ले आता है बेटा कि आपका बिजनेस चलाना महाभारत हो जाता है। और मैं बता देता हूं ये किस लोन की बात चल रही है बेटा। एक लोन हम पढ़ते थे सीसी लिमिट, याद है आपको, कैश क्रेडिट लिमिट। और बेटा आपको बता देता हूं कैश क्रेडिट लिमिट के साथ ना एक बहुत तगड़ा फीचर है। कैश क्रेडिट लिमिट में ना आपकी 2 चीजें गिरवी होती है। सबसे पहली चीज जो गिरवी होती है बेटा, आपकी दुकान में पड़ा हुआ स्टॉक, और दूसरी चीज जो गिरवी होती है बेटा वो आप कोई ना कोई फिक्स्ड एसेट्स रखते हो। यानी कि प्राइमरी सिक्योरिटीज योर स्टॉक एंड द सेकेंडरी सिक्योरिटीज फिक्स्ड एसेट्स, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है जी। बाबू होता क्या, सीसी लिमिट सिर्फ बिजनेसमैन को दी जाती है। ये बात मैंने पहले भी बोली होगी कि आपकी राय वाला दुकान है, आप सूरत से गुड्स लाते हो, यही एग्जाम्पल देता था मैं हमेशा बेटा सीसी लिमिट को समझाने के लिए। बेटा सबसे पहले बैंक मैनेजर आपको सीसी लिमिट करने से पहले आपकी दुकान आपके शोरूम में आता है, देखता है अच्छा कितने का स्टॉक है, अच्छा हाँ लग रहा है 50 लाख का स्टॉक है, ठीक है ले लो सीसी लिमिट 20 लाख की, क्योंकि उसको पता है आपके पास 50 लाख का स्टॉक पड़ा रहता है हर टाइम। तो उसने भी कर दिया आपको सीसी लिमिट 20 लाख रुपए की, और इसके अलावा आपसे एसेट भी गिरवी रखवा ली 25-30 लाख रुपए की। तो बैंक तो सेफ खेल रहा है। अब हो क्या रहा है बेटा, मैं बोलता हूं आपने 1 किस्त जमा कराई, 2 कराई, 3 कराई, उसके बाद आप पैसे जमा ही नहीं कराने जा रहे, सर बैंक क्या करेगा? सर पहली सिक्योरिटी क्या बैंक के पास? स्टॉक। दुकान पे आएगा, सील कर देंगे दुकान। सर हुआ क्या ऐसा करने से? जो एक प्रोबेबिलिटी थी ना कि आप 2-3-4 महीने बाद ईमानदार हो जाओगे, बैंक के पैसे उतार दोगे, सर वो भी खत्म कर दिया आपने। जब आपने दुकान ही सील कर दी बेटा, हुआ क्या? सर बंदा ना तो दुकान जाने लायक, और जो गुड्स आपके पास मॉर्टगेज पड़े थे आपने वो भी सील कर दिए बेटा, ना माल बेचने लायक। तो बेटा कभी भी लोन नहीं उतार पाएगा वो तो लोन ही नहीं उतार पाएगा। अगर आप उसका नॉर्मल बिजनेस वर्किंग को चलते रहने दोगे तो एक प्रोबेबिलिटी तो है कि वो बेटा आपका लोन उतारे, लेकिन अगर आपने बेटा बिजनेस ही ठप करा दिया उसका, तो फिर तो बिल्कुल ही प्रोबेबिलिटी खत्म होगी कि लोन आने वाला है कभी। क्लियर होगी बात जो मैंने बोली, ठीक है ना। अभी एक फ्रॉड हुआ था इसी के ऊपर, और बहुत खतरनाक हुआ था। सुनना, एक पर्सन ने क्या करा, सीसी लिमिट के लिए अप्लाई करा, ठीक है ना। और था किस्सा क्या, बता देता हूं आपको। एक पर्सन दिल्ली में ऑनर था 4 मंजिला बिल्डिंग का, ठीक है,
उसने वो रेंट पे दे दी किसी टेनेंट को, और वो एक फैक्ट्री रन करता था जूते की, 4 मंजिला बिल्डिंग में, इतना स्टॉक, करोड़ों का स्टॉक हर टाइम पड़ा रहता था। ठीक है, पर्सन ने क्या करा, उस टेनेंट ने, उसने बोला कि मैं अपने शहर, अपने गांव जा रहा हूं, दिवाली की छुट्टियां हैं, मैं 20 दिन के बाद आऊंगा। इतने में उसने लोन की फाइल लगाई, सीसी लिमिट की, और सर्वे कराया बैंक मैनेजर को कि ये मेरा जगह है, मैं ओनर हूं, देख लो, प्रॉपर्टी के पेपर मेरे नाम है, ये फैक्ट्री मैं रन करता हूं, ये हमारा स्टॉक है। उसने सीसी लिमिट कर दी। ऐसे ऐसे किस्से हो जाते हैं। ये मेरे सामने आई थी बात, किसी रिलेटिव के यहाँ हुआ था। वो टेनेंट थे मेरे रिलेटिव, उसके स्टॉक पे सीसी लिमिट लेकर बैठ गया, मकान मालिक भाग गया, करोड़ों रुपए का चूना लगा कर। खैर, समझ आ गया ना आपको शायद मुद्दा क्या है पूरा का पूरा? क्लियर? मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस बात में। बाबू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंट्रो नहीं पढ़ना, कॉमर्शियल बैंक का कट कॉपी पेस्ट, वर्ड बदल देना, बस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर देना। ठीक है जी, मैरिट्स पढ़ रहे हैं फटाफट से 5। पहले आप यह काम करो, पहले लिमिटेशन पढ़ लो। सर लिमिटेशन के 3 मुद्दे हैं, मेरी तरफ देखना। सर पहली बात वही जो कॉमर्शियल बैंक की लिमिटेशन थी, सेकंड कि बैंक जब लोन करता है बेटा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करता है, फाइनेंशियल्स जानता है, पर्सनल श्योरिटीज, सिक्योरिटी भी गिरवी। यही बात लगभग बेटा इसकी पहली लिमिटेशन लिखी गई है कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज के बाद आपको लोन होने वाला है, टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव टास्क है बेटा। सेकंड वन लिखा है डिविडेंड पेमेंट पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, जिसको मैं टेक्निकली बोल रहा था कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। और थर्ड वन बेटा लिखा गया कि नॉमिनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बैठेगा। क्लियर है ना सारी बात? यही बात बताई थी ना अभी बेटा आपको। चलो 5 मेरिट जल्दी से बेटा। थर्ड मेरिट बस प्रॉब्लम के तौर पे बता रहा हूं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ मेरे हिसाब से बिल्कुल डन है, फिर भी किसी की प्रॉब्लम हो पूछ लेना। थर्ड वन कहता है ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्रीजेस द गुडविल ऑफ द बोरोइंग कंपनी इन द कैपिटल मार्केट, कॉन्सिक्वेंटली सच अ कंपनी कैन रेज फंड इजिली फ्रॉम अदर सोर्सेज एज वेल। सर आपको ना जनरली ये लगता होगा कि अगर कंपनी ये बता देगी ना मैंने लोन ले रखा है, या आपके पेरेंट्स भी कभी सोचते होंगे कि मैं अगर बता दूंगा ना कि मैंने लोन ले रखा है मेरी रेप्यूटेशन ना गिर जाए। सर नॉर्मल केस में कंपनी की रेप्यूटेशन कभी नहीं गिरती जब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो, आपकी गुडविल बकायदा बढ़ती है बेटा। बढ़ती क्यों है बेटा? क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इतनी आसानी से लोन करते नहीं है। सर 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ के लोन इतनी आसानी से तो नहीं होते होंगे ना, बहुत सारी कंडीशन के बाद होते होंगे, बहुत सारी जांच पड़ताल के बाद होते होंगे। तो अगर आपको लोन मिला है ना तो बाकी सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस सोचते हैं अच्छा इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन कर दिया, इसका मतलब कंपनी बढ़िया है, इसका मतलब कंपनी बढ़िया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते ही नहीं ऐसे लोन। डिवेंचर होल्डर क्या सोचते होंगे, अरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन कर रखा है ना, हमारे से ले जाओ पैसा, हमारे से भी ले जाओ पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बिना जांच पड़ताल के करता ही नहीं लोन। समझ आई बात? तो आपकी गुडविल बढ़ती है, गिरती कभी नहीं। क्लियर बात? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।